Well, hello and welcome once again to दक्षिणा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड आज हम लोग मेजर टेस्ट 12 के बायोलॉजी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर जो आपके 91 से 180 तक क्वेश्चंस थे बायोलॉजी सेक्शन के, उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 91, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है बेटा, एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट सेज कि द एनिमल ऑफ विच ग्रुप आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो पॉरीफेरा है, स्पॉन्जेस जिनको हम बोलते हैं, पॉरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे। क्या सारे एसिमेट्रिकल होंगे? नहीं बेटा, उसमें से कुछ जो होंगे वो रेडियल सिमेट्री भी शो करेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होंगे? ये एसिमेट्रिकल होंगे, ओके। सो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन 2 पॉरीफेरा। सिलेंट्रेट्स मोस्टली रेडियल सिमेट्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा लार्वा है तो बाइलेटरल होगा, एडल्ट है तो रेडियल होगा। टीनोफोरा रेडियल होगा। अगर कहीं पे बाई रेडियल ऑप्शन में है तो आप प्रेफरेबली क्या लगाएंगे? बाई रेडियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। टीनोफोरा डिफर्स फ्रॉम सिलेंट्रेट इन हैविंग, ओके। तो रेडियल सिमेट्री बेटा, रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा सिलेंट्रेटा दोनों में होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों में होगा, ठीक है। सिलियरी कॉम्ब प्लेट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में मिलेंगे आपको, और किसी भी फाइलम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। टीनोफोरा में भी नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। फोर्थ देखिए, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये सही होगा दोनों के लिए, पॉरीफेरा सॉरी सिलेंट्रेटा के लिए भी और टीनोफोरा के लिए भी, ओके। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। हाउ मेनी ऑफ द अबव फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर कॉन्ड्रेक्थिस? पूछा है नॉट ट्रू फॉर कॉन्ड्रेक्थिस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश के लिए कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछ रहा है। क्लास्पर्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। प्लाकोइड स्केल भी होगा। टर्मिनल माउथ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रल माउथ होता है। टर्मिनल माउथ ऑस्टिक्थिस में होता है, ठीक है। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, यस बेटा, हेट्रोसर्कल इन कॉन्ट्रेक्थिस एंड होमोसर्कल इन ऑस्टिक्थिस। एयर ब्लैडर बेटा कॉन्ट्रेक्थिस में नहीं होगा, ऑस्टिक्थिस में होगा। तो टर्मिनल माउथ और एयर ब्लैडर दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कॉन्ट्रेक्थिस में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 94 एन एग लेइंग मैमल इज डाइडेल्फिस, मकाका, ऑरिन्थोरिंकस या मैक्रोपस। देखो बेटा, इसमें ऑरिन्थोरिंकस जो है ये जेनस का नाम है, किसके लिए? डक बिल्ड प्लैटिपस के लिए, ठीक है। याद रखेंगे ऑर्निथोरिंकस इज नथिंग बट डक बिल्ड प्लैटिपस, जो कि प्रोटोथेरियन है, यानी कि ये एग लेइंग मैमल है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, ओके। याद रखेंगे ऑर्निथोरिंकस इज डक बिल्ड प्लैटिपस, ओके। चलिए 95 देखेंगे। A tissue is a group of cells that are always similar in। क्वेश्चन में जो always वर्ड है इस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। always similar in, तो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं they are always having the same origin, origin सेम होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है, याद कीजिए, कभी बड़े सेल्स होते हैं, कभी छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। एक ही में बड़े और छोटे दो तरह के सेल्स होते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, फंक्शन भी ऑल्टर हो सकता है, लेकिन किसी टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन सेम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे यहाँ पर। ये बहुत ही टेक्निकल डिटेल है, ध्यान रखेंगे, ओके। 96 देखेंगे। टेंडन्स आर मेड अप ऑफ, टेंडन्स आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और किसका बना होता है? मेनली कोलाजन फाइबर का, यानी कि व्हाइट फाइबर का, ठीक है। सो मेनली ऑफ व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। टेंडन्स में येलो फाइबर ना के बराबर होते हैं। येलो फाइबर एंड मसल सेल्स, मसल्स तो इसमें होते ही नहीं है, ठीक है। व्हाइट फाइबर एंड मसल सेल्स वो भी नहीं होंगे, तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1। 97 देखेंगे बेटा। हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ सेगमेंट्स? हेड ऑफ कॉकरोच जो होता है वो हाइपोनाथस होता है, ट्रायंगुलर होता है, और ये 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। कितने? 6, ठीक है। सो 6 सेगमेंट्स एंड ट्रायंगुलर इन शेप। याद रखेंगे जब भी हम बात करते हैं हेड ऑफ
किससे बना है? बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है। और ये क्या है? ट्रायंगुलर, ठीक है। इट इज डाउनवर्ड, प्लेस्ड कहाँ है? डाउनवर्ड एट 90 डिग्री। हाँ जी, तो प्लेस्ड एट 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर टू बॉडी एक्सिस। हाँ जी, कहाँ? फेसिंग डाउनवर्ड। कहाँ डाउन कर रहा है? किधर देख रही है? डाउनवर्ड। और ऐसे को हम क्या बोलेंगे? हाइपोनेथस। ये हाइपोनेथस हेड होता है, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे ये सब कुछ किसके बारे में? हेड ऑफ द कॉकरोच के बारे में। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, ठीक है। तो मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 99 द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द the hormone involved in the release of pancreatic juice in mammals, ठीक है। तो पैनक्रिएटिक जूस के रिलीज में कौन सा हार्मोन काम करता है? बेटा ये जो हार्मोन्स है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के हार्मोन्स हैं, दैट इज सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। सेक्रेटिन जो है वो मेनली म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो सीसीके है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये पैनक्रिएटिक जूस में जो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके सिक्रीशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट ओनली दिस, ये बाइल के सिक्रीशन के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सेक्रेटिन एंड सीसीके यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं इसका रिलीज कौन करता है? डुओडेनल म्यूकोसा। हाँ जी, जो डुओडेनम है उसका जो म्यूकोसा है वो इन दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ओके, इनका फंक्शन हमने देख लिया है। सेक्रेटिन क्या करेगा? बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन करवाएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो बाइल का प्लस पैनक्रिएटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करवाता है। ओके, तो ये सब याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रिक्वायर सेकंड मैसेंजर? देखिए बेटा, हार्मोन मैकेनिज्म, हाँ जी, या मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे 2 तरह के हार्मोन्स पढ़े थे। एक जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं और दूसरे जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं वो क्या करेंगे? सेल सरफेस पे जो हार्मोन रिसेप्टर है उससे बाइंड करेंगे, और जब बाइंड करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक साइड पे आपका सेकेंडरी मैसेंजर का सिंथेसिस होगा, और सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, ठीक है, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि इसके उल्टा क्या होता है? वो सारे हार्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे। हार्मोन इटसेल्फ एंटर करेगा कहाँ? सेल के साइटोप्लाज्म में। वहाँ से जाएगा कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर ये अपना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो जाकर के बाइंड करेगा डीएनए के किसी स्पेसिफिक साइट से या डीएनए के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से, और उस सीक्वेंस का जो जीन है उसका या तो अप रेगुलेशन करेगा या डाउन रेगुलेशन करेगा, जिसकी वजह से आपको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखिए, हमने ये भी पढ़ रखा है कि वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? सारे के सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, या फिर जितने भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है लाइक योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके आइदोथायरोनिन्स हैं यानी कि थायरॉक्सिन, ये भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। इनको छोड़ करके कोई भी हार्मोन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। सब कहाँ बाइंड करते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहाँ पर कोई भी स्टेरॉयडल हार्मोन का तो एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन आयोडोथायरोनिन है, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन 1 आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो जो भी आपका
सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। 101 देखेंगे बेटा, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। T4 GnRH LH PTH हाइपोथैलेमस थायराइड पिट्यूटरी एंड पाराथायराइड। T4 थायराइड ग्लैंड, ठीक है। T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। T3 एंड T4 दो तरह के थायरोक्सिन के फॉर्म्स हैं, तो T4 क्या है, थायरोक्सिन है। कौन रिलीज करेगा, थायराइड। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कौन सेक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी। PTH पाराथॉर्मोन हार्मोन, कौन करेगा, पाराथायरॉइड ग्लैंड। सो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। 102 देखेंगे बेटा, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इज पॉसिबल। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डीपोलराइजेशन के टाइम पे याद रखेंगे, जब डीपोलराइजेशन होता है तो इस समय सोडियम पोटासियम पंप इज क्लोज्ड, ठीक है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इज ओपन, ठीक है। पोटासियम वोल्टेज गेटेड चैनल इज क्लोज्ड एंड पैसिव आयन चैनल इज ओपन, ठीक है। तो कौन कौन सा ओपन है, यहाँ पर सिर्फ दो ओपन होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन है और साथ में आपका पैसिव आयन चैनल ओपन है, ओके। इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, डीपोलराइजेशन के टाइम पे ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज प्योरली मोटर। प्योरली मोटर पूछा है, ठीक है। देखेंगे कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना क्या होता है बेटा, इट इज ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से एक साथ इमर्ज करते हैं। हाँ जी, इसकी वजह से ये हॉर्स टेल के जैसा अपीयरेंस होता है, इसी नाम पड़ा कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा का मतलब होता है टेल, इक्विना इज फॉर हॉर्स, तो हॉर्स टेल, ठीक है। ये क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कॉर्डा इक्विना में दोनों तरह के ब्रांचेस होंगे, ठीक है, सेंसरी भी और मोटर भी। तो ये मिक्स्ड हो गया, ये प्योरली मोटर नहीं हुआ। रेमस डोर्सालिस, रेमस डोर्सालिस बेटा ध्यान रखेंगे, जो आपका नर्व होता है जो कि डॉर्सल रूट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, जो कि सेंसरी ब्रांच है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमस डोर्सालिस। तो ये क्या है, सेंसरी है, समझ में आ रहा है। रेमस डोर्सालिस किससे अटैच है, आपका डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, इसीलिए नाम है रेमस डोर्सालिस। थर्ड देखिए, रेमस कम्युनिकांस। रेमस कम्युनिकांस जो होता है बेटा, इट इज पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ये प्योरली मोटर होता है, सेंसरी नहीं होता, ठीक है। रेमस कम्युनिकांस में प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व आते हैं, किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ये प्योरली मोटर हैं। फोर्थ देखेंगे, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल इज योर फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और ये क्या होता है, मिक्स्ड होता है, ये फेसियल नर्व है, ठीक है। ये सेंसरी और मोटर दोनों काम करता है, आपके एक्सप्रेशंस वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड नर्व है ट्राइजेमिनल। प्योरली मोटर कौन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3, रेमस कम्युनिकांस, ओके। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आई नो कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, पहले गलत किया होगा आप लोगों ने, लेकिन इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉर्डा इक्विना आपने पढ़ रखा होगा स्पाइनल कॉर्ड में, ट्राइजेमिनल भी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा क्रेनियल नर्व्स में, बस आपको रेमस डोर्सालिस और रेमस कम्युनिकांस नहीं पता था। तो ये समझ लीजिए कि रेमस का मतलब ही हो रहा है नर्व, ठीक है, एंड डोर्सालिस का मतलब हो रहा है जो डोर्सल रूट से कनेक्टेड हो, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। और डोर्सल रूट क्या होता है, सेंसरी ब्रांच से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए रेमस डोर्सालिस क्या हो गया है, सेंसरी।
रेमस कम्युनिकेंस जो कि कम्युनिकेट कर रहा है किसके बीच में, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और टारगेट ऑर्गन के बीच में, और बीच में सीरीज ऑफ गैंग्लिया है। समझ में आ रहा है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ये दोनों नर्व्स मिलकर के क्या बनाते हैं, रेमस कम्युनिकेंस। सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, ये मोटर होते हैं, सेंसरी नहीं होते हैं। 104 ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप विच कपल इज नॉट सुटेबल फॉर मैरिज। ठीक है बेटा, तो आपने बेटा एक केस पढ़ा था RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का, ठीक है, जहां पर आपने पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, इसमें हमने क्या देखा था, इफ मेल इज RH पॉजिटिव एंड फीमेल इज RH नेगेटिव, तो क्या चांसेस हैं कि इनका जो फीटस होगा, इनका जो फीटस है कैन बी RH पॉजिटिव, हाँ जी, कैन बी, okay, and if it is RH positive and mother is RH negative, there is a chance, this may lead to chance of erythroblastosis fetalis, ठीक है, यही हमने पढ़ रखा है कि अगर ऐसा होगा तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का केस बन सकता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल के बीच में जो अगर शादी हो रही है देन इट इज कॉल्ड RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। by the counting number of dash that occurs in a given time period, one can determine heart rate of an individual। देखिए बेटा, अगर हम लोग QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लें, ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उससे आपको क्या आएगा, हार्ट रेट, हाँ जी, या पल्स रेट, ठीक है। तो by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heart rate of an individual। ठीक है, तो सिंपली ECG को देख करके भी आप बता सकते हो कि एक पर्सन की उस समय हार्ट रेट क्या रही होगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 106 देखेंगे। If a person functional residual capacity is 2300 ml, देखिए बेटा ये सवाल जरा अच्छा सा है, ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे बोल रहे हैं functional residual capacity is 2300 ml, ओके। और FRC बेटा होता क्या है, ये हमने पढ़ा है, FRC is ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TB। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है रेसिडुअल वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है दैट इज 1200 ml, ओके, सही बात है। इसका मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ERV निकाल सकते हैं। ERV विल बी FRC minus RV, that will be equal to 1100 ml। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद से बोल रहा है एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3500 ml, ओके। अब IC क्या होता है बेटा, IC हम लोग जानते हैं इट इज IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TB। वेरी गुड। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल बोल रहा है कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी। वाइटल कैपेसिटी हमने क्या पढ़ रखी है, IRV प्लस TB प्लस ERV, ये क्या होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। अब देखो IRV प्लस TB को हम क्या लिख सकते हैं, IC प्लस ERV, ठीक है। अब IC की वैल्यू दे रखी है 3500 और ERV की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है कितनी, 1100 ml। तो ये कितना आ जाएगा, 4600 ml, करेक्ट। इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है इसमें बच्चा,
होना नहीं चाहिए आप लोगों को। फेयरली सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। 107, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू इज अप्रोक्सीमेटली, देखिए बेटा ये आपको याद रखना है, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कितना होता है बेटा 40 mm ऑफ Hg, कितना होगा 40 mm, आर्टेरियल ब्लड में कितना था 95 mm, ठीक है। चलिए सो आंसर फोर्थ लगाएंगे। 108 देखेंगे, when viewing an object near to your eyes the following are required for proper image formation of the on the retina, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप किसी पास की चीज को देखते हो, नियर ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हो, तो उस समय आपका जो लेंस है वो क्या शो करेगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, हाँ जी, और पास की चीज को देखने के लिए क्या करेगा, ये अपने फोकल लेंथ को चेंज करेगा, फोकल लेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, सो दैट जो इमेज है वो रेटिना पे बन सके। इसको करने के लिए हम करते क्या है, इसके लिए आपका जो सिलियरी मसल है इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंस क्या होगा, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है, और आपका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, लेंस को राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है, यानी कि लेंस गोले हो जाएंगे और आपका जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस टोटली यहाँ पर दो फेनोमेना होने वाले हैं। फर्स्ट क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, और दूसरा क्या होने वाला है, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ लेंस, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है इस लेंस का अब वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, एंड जो नियर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो परफेक्टली रेटिना पे बनेगा एंड यू विल बी एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली। बात समझ में आ रही है। तो जब हम नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम पावर ऑफ एकोमोडेशन का यूज करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स कर जाएंगे और जो आपका लेंस है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, लेंस का हो जाएगा राउंड ऑफ, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए आंसर लगाएंगे फोर्थ ए एंड बी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस चीज को कि नियर ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन और एक होता है फार ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन। नियर ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन के टाइम पर क्या हो रहा है आपका, सिलियरी मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वजह से क्या होगा, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जिनको हम लोग जोन्यूल्स भी बोलते हैं, दे आर गोइंग टू रिलैक्स, और क्या होगा, जो लेंस है विल राउंड ऑफ, यानी कि क्या हो रहा है, इसकी थिकनेस विल इंक्रीज, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका फोकल लेंथ विल डिक्रीज, ठीक है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है ड्यूरिंग फार ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन, ठीक है। तो इस चीज को बेटा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, कि जब नियर ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन होगा तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो रिलैक्स करेगा, लेंस राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली फोकस हो जाएगा, कहाँ, रेटिना पे, ठीक है, याद रहेगा। अगर इसी को फार ऑब्जेक्ट एकोमोडेशन करते तो सिलियरी मसल रिलैक्स करते और आपके सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते,
ये रिलैक्स नहीं होते बल्कि टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं लेकिन ये टेंशन में होते। लेंस जो है वो इलोंगेट कर जाता, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा अगेन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको समझ के रखते हैं तो आपको एकोमोडेशन जो है, आई की फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, इसीलिए हम क्या देते हैं कि जब भी हम लोग देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया का जो कंडीशन होता है जिसमें कि आपको नियर ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देती, इसके लिए हम करेक्शन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर मायोपिया है जिसमें कि फार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, उसके लिए हम करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सॉरी कनकेव लेंस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 108 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन 4 ए एंड बी। 109 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है केमिकल आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से मेटल आयंस रेस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली एक तो कैल्शियम होगा ही होगा, और साथ में क्या होता है, मैग्नीशियम, क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो एटीपीएस की एक्टिविटी नहीं होगी, समझ में आ रहा है, हाँ जी बच्चा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों आयंस बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम ऑब्वियसली सो दैट ये कैल्शियम जो है अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट करे, ठीक है। और मैग्नीशियम किसके लिए, एटीपीएच के एक्टिविटी के लिए, ओके। तो ऑप्शन 4 लगाएंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। 110 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट इफ देयर इज increased blood pressure in the afferent arteriole, ठीक है। afferent arteriole में अगर ब्लड प्रेशर अधिक है तो उससे क्या होगा, increased GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो GFR है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, ऑप्शन 4। 111 देखेंगे बेटा, व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक किडनी को निकाल देंगे तो कुछ नहीं होता है बेटा, दूसरा किडनी वो सारा काम करने लगेगा एंड देयर विल बी अपैरेंटली नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। हाँ, पर इससे दिक्कत क्या होती है, the load on the second kidney will increase and in a longer run it may lead to damage of the only kidney that you have, ठीक है। तो immediately आपने अगर एक किडनी निकाला तो उससे कुछ नहीं होगा, the person will survive and remain normal, ठीक है, ऑप्शन 4। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों किडनी बिल्कुल परफेक्टली फंक्शन कर रहा हुआ है होना चाहिए, और तब आपने एक किडनी निकाल भी दिया तो दूसरे किडनी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 112 देखेंगे, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन स्क्लेरा लेयर इज कॉल्ड, इंटीरियर मतलब आगे वाला, स्क्लेरा का जो सबसे आगे वाला पार्ट है वो क्या है, कॉर्निया, ठीक है, ऑप्शन 4 विच इज ट्रांसपेरेंट, ओके, एवास्कुलर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एवास्कुलर प्रोटेक्टिव कॉन्वेक्स आउटर मोस्ट लेयर, ओके, जो मेनली किसका बना हुआ है, कोलाजन का, ठीक है। चलिए, सो आंसर 4 लगाएंगे, कॉर्निया। 113 देखेंगे, फाइंड आउट करेक्ट मैच, स्पर्मेटिड, ओके। देखिए बेटा, हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया फिर किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। अब याद रखेंगे स्पर्मेटोगोआ एंड प्राइमरी ये सब क्या होते हैं 2n, और ये सब क्या होंगे n हैप्लॉइड। 2n मतलब यहाँ
यहाँ पर कितना होगा 46 और यहाँ पर कितना होना चाहिए 23। ओके, अब देखिए स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, हाँ जी हैप्लॉइड होगा, लेकिन 46 नहीं होगा, कितना होगा 23, तो ये गलत हो गया। स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड n = 23 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, 114 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। A temporary endocrine gland formed after ovulation in ovary and secretes dash hormone। क्या बनता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 115 देखेंगे, Which of the following structure does not secrete relaxin? ठीक है, प्लासेंटा, हाँ बेटा प्लासेंटा रिलैक्सिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ओवरी, ओवरी भी करता है, और ओवरी में कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी एंड प्लासेंटा ये सब रिलैक्सिन का सिक्रीशन करेंगे। कॉर्पस एल्बिकांस नहीं करता है। इनफैक्ट कॉर्पस एल्बिकांस इज द डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजेनरेटेड पार्ट है, और ये किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 116 देखेंगे, Which of the following is an example of divergent evolution? ठीक है, अब देखो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, हाँ जी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहाँ होगा, जहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कब होगा, जब होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो वर्टिब्रेट हार्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, इसीलिए ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेगा। ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस आर एनालोगस स्ट्रक्चर, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेंगे, डाइवर्जेंट को नहीं। विंग्स ऑफ मॉथ एंड पिजन अगेन एनालोगस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एनालोगस, ये भी किसको डिनोट करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को कौन शो करेगा, होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जांपल के अकॉर्डिंगली क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 वर्टिब्रेट हार्ट्स। 117 देखेंगे, which is the most common mechanism of genetic variation in a population of sexually reproducing organisms। ठीक है, मोस्ट कॉमन पूछा है बेटा। ठीक है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन देखिए पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होता है लेकिन सबसे कॉमन नहीं होगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये भी कॉमन नहीं है, रेयर है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो ये भी नहीं होगा। जीन रिकॉम्बिनेशन, यस बेटा जीन रिकॉम्बिनेशन जो होता है इट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। एडिशनली जब दो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे भी जीन रिकम्बाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉर द जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 118 देखेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस हो गया है। हाँ जी, ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड तो है लेकिन आई डोंट थिंक अब ऐसे क्वेश्चन रिलेवेंट हैं, पर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेकिंग मैन इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नहीं बेटा होमो इरेक्टस होते थे ये सारे के सारे। ठीक है, और इनको हम लोग सिनेंथ्रोपस के कैटेगरी में रखे हैं। सो पेकिंग मैन को हम क्या बोलते हैं, सिनेंथ्रोपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 119 देखेंगे, एलिफेंटिएसिस इज कॉज्ड ड्यू टू, एलिफेंटिएसिस यानी कि फाइलेरिया, और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ फाइलेरियल वर्म, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ठीक है, विच अफेक्ट्स लोअर लिम्ब जनरली। ठीक है, यूजुअली एलिफेंटिएसिस में या तो लिम्ब्स अफेक्टेड होते हैं या फिर गोनैड्स अफेक्टेड होते हैं, और वो किसी वन पार्ट ऑफ द बॉडी को ही अफेक्ट करता है, आइदर लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो जनरली जो फिलेरियल वर्म है वो क्या करता है, आपका ब्लॉक कर देता है लिम्फेटिक चैनल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, जनरली। सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, व्हेन अ पैथोजन एंटर्स इनसाइड द बॉडी फर्स्टली इट एनकाउंटर्स विथ
एंटीबॉडी नहीं बेटा, अगर पहली बार आया है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही नहीं है, तो ये एंटीबॉडी को तो एनकाउंटर नहीं करेगा। बी सेल्स नहीं, बी सेल्स को भी एनकाउंटर नहीं करेगा। म्यूकोसा, यस, सबसे पहले अगर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने का मोस्ट कॉमन रूट्स क्या है, हमारे ओपनिंग्स लाइक माउथ, नोज, आईज, ईयर्स, रेक्टम, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स, राइट। और यहाँ पर क्या है, देयर इज अ म्यूकोसा लेयर, तो सबसे पहले पैथोजन किससे इंटरेक्ट करता है, म्यूकोसा से, और इसीलिए इन म्यूकोसा में हमारे पास क्या है, म्यूकोसा असिस्टेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट। ओके, सो कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है तो मोस्ट कॉमनली फर्स्टली इट एनकाउंटर्स म्यूकोसा। ऑप्शन नंबर 3। 121 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्ट एज HIV फैक्ट्री, हेल्पर टी सेल नहीं बेटा, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज में सबसे पहले HIV वायरस एंटर करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और फिर ये जाकर के हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसको अफेक्ट किया, मैक्रोफाज को। किस में मल्टीप्लाई किया, मैक्रोफाज में, इसीलिए मैक्रोफाज को हम क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर 2। 122 देखेंगे, द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इज आर। इमीडिएट जो है यहाँ पर कीवर्ड है, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है, तो जैसे ही कोई पर्सन ड्रग्स लेता है, जो इमीडिएट इफेक्ट होता है दैट इज दे बिकम वायलेंट, they become reckless, they become violent and they will start vandalism, यानी कि चीज़ों को तोड़ फोड़ मचाना, ठीक है। तो vandalism, violence and reckless behavior, ये जो है immediate effect है ड्रग्स का, ठीक है। लेटर ऑन क्या होगा, लेटर ऑन एंजाइटी, नोसिया, सिकनेस, ठीक है, स्वेटिंग, ये सब बाद का है, ओके, लेटर होगा ये। इनिशियली ये सब कुछ नहीं होता है। इनिशियली क्या होगा, ही विल फील लाइक मोर एनर्जेटिक, हाँ जी, बहुत ही गुस्से में आ जाएगा। तो वैंडलिज्म, वायलेंस एंड रेकलेस बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 123 देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, हाँ बेटा, इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी तो होती है। कंटिन्यूअस ब्रीडिंग लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, करेक्ट है। इनब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल्स, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 124 देखेंगे, माइक्रोस्पोर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा बेटा, मियोसिस से। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 125, एंजाइम ऑफ टापेटम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। देखिए याद करेंगे कि टापेटम एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। क्या नाम है, कैलेज। और ये जो कैलेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इट डिग्रेड्स कैलोज टू disintegrate tetrad, to disintegrate microspore tetrad। तो इससे होता क्या बेटा, देखो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हाँ जी, जिसको हम लोग पॉलन मदर सेल भी बोल देते हैं, इसमें मियोसिस हुआ और क्या बना, 4 सेल। मान लीजिए ये चारों सेल लीनियर फैशन में अरेंज है और ये क्या बन गया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किससे, बाई कैलोज। यहाँ पर क्या है, कैलोज है, ठीक है। अब इस पे जब कैलेज एंजाइम काम करेगा, कैलेज, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा एंड इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर जो है वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम दिस टेट्राड कंडीशन। किसकी वजह से हुआ, कैलेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय कौन, टैपेटल सेल्स या टैपेटम। तो 125 का ऑप्शन 3 लगाएंगे यहाँ पे। 126 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, in order to find out different type of gametes produced by a pea plant having genotype
A B B, it should be crossed to a plant with genotype। तो देखो बेटा, किसी प्लांट का अगर आपको जीनोटाइप पता करना है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, उस हाइब्रिड को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस से ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 127 देखेंगे बेटा, द टर्म एक्स बॉडी वॉज कॉइन्ड बाई, एक्स बॉडी जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था, हेनकिंग ने। ठीक है, याद रखेंगे, हेनकिंग। इन अ पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 128, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 ऑर्गेनिजम्स, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 128, पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन साइजेस 100। ठीक है, और इसमें बोल रहा है रिसेसिव कितने हैं, रिसेसिव ट्रेट कितने हैं, ओनली 4। ठीक है, देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील का आपको क्या पूछ रहा है, डोमिनेंट अलील परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, देखिए अगर रिसेसिव ट्रेट सिर्फ 4 है, यानी कि रिसेसिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4/100, यानी कि 0.04। ये क्या हो गई, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, p² + 2pq + q² = 1। हाँ जी, और साथ में एक और हमने पढ़ा था, p + q should be 1.0, यही पढ़ा था ना, p + q। तो ये 2 इक्वेशंस हमने पढ़े थे कहाँ पे, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। आप बताओ, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, q² के बराबर में। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2। अगर q की वैल्यू 0.2 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो p है विच इज डोमिनेंट अलील, p इज डोमिनेंट अलील, और q क्या है आपका, रिसेसिव अलील। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी कितना पता चल गया हमें, 0.8। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज कितना हो जाएगा, p = 0.8/1 × 100, कितना आ जाएगा, 80%। ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे, 80%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन पे। तो आपको मेन कहाँ गलती नहीं करना है कि ये जो रिसेसिव ट्रेट दिया हुआ है, इससे आपको क्या निकालना है, रिसेसिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये आपने निकाल लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये क्वेश्चन सही करेंगे। मोस्टली बच्चे यही नहीं निकाल पाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं और वो गलती करते हैं। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करना है। ऑप्शन 4 लगाएंगे। 129 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है इन अ यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, और डीएनए का लेंथ दिया हुआ है इन बेस पेयर 4 × 10⁹ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम आपको बताना है बेटा। आगे बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितना होता है, 200 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, 1 न्यूक्लियोसोम है 200 बेस पेयर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अगर ये डेटा आपको याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। डीएनए का लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पर, डीएनए का लेंथ दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴
9 बेस पेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो डीएनए लेंथ है उसको हम डिवाइड कर देंगे 200 से, यानी कि 4 × 10⁻9 बेस पेयर्स डिवाइडेड बाय 200 बेस पेयर। ये बेस पेयर कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितना आ जाएगा 2 × 10⁻7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगा देंगे हम यहाँ पे। 130 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए, which of the following is not correct regarding the properties of genetic material? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जेनेटिक मटेरियल के लिए सही प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। हाँ बेटा, बिल्कुल होना चाहिए, सही है ये। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters, बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो जेनेटिक मटेरियल बनेगा, राइट। It should provide the scope for fast changes। देखिए बेटा, या mutations that are required for evolution। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है फास्ट। देखो, जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसमें स्कोप ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है, एरर होने के चांसेस होने चाहिए, लेकिन फास्ट नहीं, स्लो। ठीक है, अगर फास्ट म्यूटेशन होगा तो ये डेलीटेरियस हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म मर सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फास्ट वर्ड होने की वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन 4 देखिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि रेप्लिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी एक कैरेक्टर होना चाहिए फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सही है, जो थर्ड है वो भी सही है, बस यहाँ पे फास्ट यूज कर दिया गया है, फास्ट की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, स्लो। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 131 देखेंगे, इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन इज गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है बेटा, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ट्रांसएसिटाइलेज भी एंजाइम है। एलोलैक्टोज और फोर्थ है परमीएज। अब देखिए बेटा, एलोलैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज का क्या है, आइसोमर है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लैक्टोज इज द इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन। ठीक है, और लैक्टोज का आइसोमर होता है एलोलैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज, अब दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स ही हैं, सो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे। और एलोलैक्टोज जो होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन। ठीक है, कैसा बेटा, दिस इज कॉल्ड नेचुरल इंड्यूसर। तो नेचुरल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन कौन है, एलोलैक्टोज। हाँ जी, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज याद रखेंगे, एक और इंड्यूसर होता है लैक्टोज, लैकोपेरॉन का, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस इसको ऑन रखेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली इस ओपनर को क्या रखेगा, ऑन रखेगा, और ये जो है दैट इज आईपीटीजी। हाँ जी, ये क्या है, कंस्टिट्यूटिव इंड्यूसर, कौन है, आईपीटीजी। तो याद रखेंगे, आईपीटीजी का पूरा नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड, आईपीटीजी। ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंड्यूसर होता है, और ये हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जबकि नेचुरल इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज। अगर लैक्टोज ना हो ऑप्शन में तो हम आंसर क्या लगा देंगे, लैक्टोज। ठीक है, अगर एलोलैक्टोज है ऑप्शन में तो हम प्रेफरेबली क्या लगाएंगे बेटा, एलोलैक्टोज, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोल रहा है आपका, which of the following alcoholic drinks are produced by distillation of the fermented broth। हाँ जी, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन से डिस्टिल्ड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है,
तो देखो बेटा, बियर और जो वाइन होता है ये नॉन डिस्टिल्ड होता है, और इसको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, डिस्टिल्ड होंगे। ठीक है, तो विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे क्या होंगे, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होंगे। जहां पे भी वाइन या बियर आ गया है वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे 2। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड इन नाइट्रोजन बाय। ठीक है, अब सॉइल में देखिए, सॉइल में अगर नाइट्रेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2। ठीक है, ये कौन करता है, ये करेगा बेटा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कौन करेगा भाई, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, सो बेसिकली में ऑप्शंस में से आपको पता करना है कि कौन सा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन क्या है, देखो, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बेटा AOB होता है, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोबैक्टर NOB होता है बेटा, नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है। थायोबैसिलस, यस, थायोबैसिलस इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 लगा देंगे। फोर्थ अजोटोबैक्टर, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 लगाएंगे, थायोबैसिलस। याद रखेंगे, थायोबैसिलस, सीरेशिया एंड योर स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये 3 क्या है, मेन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड सीरेशिया। चलो क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। रिकॉग्निशन साइट ऑफ EcoR1 इज। ठीक है बेटा, बेसिकली में EcoR1 का आपको RE साइट बताना है। तो EcoR1 का RE साइट बेटा होता है GAA-TTC 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहां पर क्या हो जाएगा, GAA-TTC 5 प्राइम से फिर 3 प्राइम, उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है ये भी। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेटा, दिस इज योर RE साइट फॉर EcoR1। ठीक है, यहां पे आपका EcoR1 क्या करता है, कट करता है। ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 135 देखेंगे। 135 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लॉइज। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या एम्प्लॉय कर रहा है, देखिए जरा, प्राइमर एंड DNA लाइगेज। देखिए बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में DNA लाइगेज नहीं यूज होता है, प्राइमर्स यूज होगा लेकिन DNA लाइगेज नहीं होगा। DNA लाइगेज ओनली, वो भी नहीं होगा। DNA पॉलीमरेज ओनली नहीं बेटा, सिर्फ पॉलीमरेज से तो काम नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए एंड DNA पॉलीमरेज चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पे कौन सा DNA पॉलीमरेज हम यूज करेंगे, ऐसे DNA पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल हो, लाइक टैक DNA पॉलीमरेज या PFU DNA पॉलीमरेज या फिर वेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, प्राइमर एंड टैक DNA पॉलीमरेज। 136 देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू मैच्योर्ड इंसुलिन। ठीक है, प्रो इंसुलिन को आपको मैच्योर्ड इंसुलिन में करना है कन्वर्ट, तो आप क्या करेंगे, जो C पेप्टाइड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रो इंसुलिन में A, B, C तीनों पेप्टाइड होंगे, और इसमें से जैसे ही आप C पेप्टाइड को रिमूव कर दोगे तो अब A और B पेप्टाइड बचेंगे जो कि डाइसल्फाइड लिंकेज से ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, मैच्योर्ड इंसुलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 137 A genetically engineered microorganism used successfully in bioremediation of oil spill is a species of Pseudomonas putida। कौन है ये, Pseudomonas, ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, तो Pseudomonas putida जो होता है ये ऑयल ईटिंग बग है। ये क्या करेगा, जो क्रूड ऑयल होता है उसको फटाफट क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल साइट के रिक्लेमेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 लगाएंगे। 138 देखेंगे। द मेन स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज गिवन बिलो। आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको हम कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म भी कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। फिर उन पेरेंट्स में हम क्या कराएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडेशन के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स।
एंड वंस वी आर डन इट, तब हम क्या करेंगे, इन सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सही क्या है, 35142, करेक्ट ऑर्डर इज 35142, ऑप्शन नंबर 3। 139 देखेंगे, कैलस कैन फॉर्म प्लांटलेट्स थ्रू ऑल्टरिंग कंसंट्रेशन ऑफ। अब देखिए कैलस से हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका कैलस है, कैलस में सबसे पहले हम डालते हैं रूटिंग मीडियम या शूटिंग मीडियम। ठीक है, तो रूटिंग मीडियम हम डालेंगे तो इससे क्या होगा, रूट बन जाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या डाल देंगे, अगर मान लीजिए इस कैलस में हमने डाल दिया शूटिंग मीडियम, तो क्या निकल आएगा, शूट। अब याद रखेंगे कि रूटिंग मीडियम और शूटिंग मीडियम, रूटिंग मीडियम में ऑक्सीन इज मोर देन साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन कम होगा और ऑक्सीन ज्यादा होगा किसमें, रूटिंग मीडियम में। अगर शूटिंग मीडियम हमें शूट करना है तो ऑक्सीन क्या करेंगे, कम रखेंगे, और साइटोकाइनिन क्या करेंगे, अधिक रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका शूटिंग हो जाएगा। सो बेसिकली कैलस को प्लांटलेट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसके साथ चेंजेस कर रहे हैं, हॉर्मोन्स के साथ। मेनली कौन से हॉर्मोन्स, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, सो वी आर ऑल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स, नेमली ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। 140 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 140, मैच करना है आपको दो कॉलम्स को। देखेंगे प्रोटोकोऑपरेशन, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमन। ठीक है, सी एनिमन जो है हर्मिट क्रैब के ऊपर ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसमें दोनों का फायदा है, हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड सी एनिमन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो दैट इट कैन गो टू अ न्यू प्लेसेस व्हिच आर रिच इन फूड। समझ में आ रहा है? तो दोनों का फायदा जरूर है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि ये सिम्बाइसिस नहीं है, ये क्या है, प्रोटोकोऑपरेशन है। तो ए जो है वो किसके साथ मैच करेगा, 4 के साथ। ठीक है, कमेंसलिज्म, एक फायदा हो और दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, अनअफेक्टेड रहे। अब देखो सी एनिमन एंड क्लाउन फिश, क्लाउन फिश सी एनिमन में रहती है, इससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सी एनिमल को क्लाउन फिश से कोई भी फायदा नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। सो इट इज +0 इंटरैक्शन। ठीक है, यानी कि कमेंसलिज्म आप किसके साथ मैच करोगे, सी एनिमल एंड क्लाउन फिश के साथ, बी का सेकंड। हेलियोटिज्म, देखिए बेटा हेलियोटिज्म इज नथिंग बट इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट इज कॉल्ड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जिसमें कि दोनों बिल्कुल साथ ही एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों का इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। दिस इज कॉल्ड हेलियोटिज्म। कहाँ देखने को मिलेगा आपको, लाइकेंस के केस में, फंगल एंड एल्गल पार्टनर। ठीक है, सो ऑप्शन सी को हम फर्स्ट के साथ मैच करेंगे। पैरासिटिज्म, कुकू एंड क्रो, ब्रूड पैरासिटिज्म का केस है, कुकू अपने एग्स कहाँ ले करती है, क्रो के नेस्ट में। ठीक है, सो डी को मैच करेंगे 3 के साथ, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 141 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ओके सॉरी मैच द फॉलोइंग कॉलम करेक्टली मैच्ड। ओके ठीक है, देखते हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन बेटा कीव में है, इन लंदन। ठीक है, तो कीव लंदन में आपका सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, उसका नाम क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, याद रखेंगे, राजा रानी से। ठीक है, और रॉयल है। इंडियन बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन इज इन हावड़ा। ठीक है, हावड़ा वेस्ट बंगाल में आपका क्या है, इंडियन बोटानिकल गार्डन। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इज इन लखनऊ एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट इज इन कोलकाता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 142, bacterial endospores are highly resistant structure due to presence of calcium
पिकोलिनेट। याद रखेंगे, जो डाइपिकोलिनिक एसिड होते हैं ये आपको स्पोर को केमिकल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है जिसका नाम है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। और ये आपको क्या करता है, जो स्पोर वॉल है इसको केमिकल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, याद रखेंगे इस फैक्ट को, ठीक है। बैक्टीरियल एंडोस्पोर इज हाईली रेसिस्टेंट बिकॉज ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड या डाइपिकोलिनेट। 143, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स का मतलब हम बात करने वाले हैं डाइटम्स एंड डेस्मिड्स के बारे में, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यस करेक्ट है। मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक, करेक्ट है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ओनली सिलिका, करेक्ट है बेटा, सिलिका का बना हुआ है। ओके अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो गड़बड़ है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ओनली सिलिका इन केस ऑफ डाइटम्स, ठीक है। डेस्मिड्स के केस में भी यस दैट इज करेक्ट, सिलिका, ओके। मोस्ट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, नहीं बेटा यहाँ पे ऑल आर फाइटोप्लैंक्टन्स होगा, ठीक है। मोस्ट नहीं, सारे के सारे क्या होंगे, ये फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, कोई भी जू प्लैंक्टन्स नहीं होता है, ऑल आर फाइटोप्लैंक्टन्स। इसीलिए ए, बी और सी सही है, डी जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट आर फाइटोप्लैंक्टन्स लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, ऑल आर फाइटोप्लैंक्टन्स। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे, ओके। 144 देखेंगे, विच वन इज सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली फंजाई, ऑप्शन नंबर 4। 145 देखेंगे, बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली हैविंग डबल स्ट्रैंडेड DNA as genetic material, so ऑप्शन 1 लगाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछले टेस्ट के डिस्कशंस में भी मैंने बताया था, जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जनरली, जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, और जो बैक्टीरियोफाज होता है उसमें भी क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, जनरली, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी, जनरली बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन 1 लगाएंगे 145 का। 146 देखेंगे बेटा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। जो पहला है वो क्या है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। बी क्या है, कारा। सी इज योर डिक्टियोटा एंड डी इज योर पोरफायरा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे, ठीक है। सो देयर इज ग्रीन एल्गी, देयर इज ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, सारा डाल दिया है। 147 देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉल्ट टेक्स प्लेस बाई, तो लीवर वॉल्ट यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया की, ठीक है। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, गेम्मा कप, गेमीज बनते हैं गेम्मा कप के अंदर, और जो गेमीज हैं वो मल्टीसेलुलर बर्ड्स हैं, इनके थ्रू आपका क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग 4 क्यों नहीं लगा रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनिमा, दैट विल बी वेजिटेटिव, ठीक है। अब यूजुअली जब गेमी दिया हुआ है तो आप प्रेफरेबल आंसर क्या लगाएंगे, गेमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 148 देखेंगे, pollen grains are winged pollen grains are found in pine, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 पाइनस लगाएंगे। 149 देखेंगे, a common structural feature of vessel elements and sieve tube element is, वेसल एलिमेंट यानी कि जाइलम वेसल्स की बात कर रहे हैं, एंड सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट की बात कर रहे हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल, वेसल्स होंगे लेकिन सीव ट्यूब इतने लिग्निफाइड नहीं होते। प्रोटोप्लाज्म दोनों में ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन सीव ट्यूब में थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होगा जो कि कंपेनियन सेल का होता है, ठीक है, उसके सिस्टर सेल का, तो इसको भी नहीं लगाएंगे। ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यस बेटा, वेसल और सीव ट्यूब एलिमेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता। 4th पी प्रोटीन्स आपको सीव ट्यूब में देखने को मिलेगा लेकिन वेसल्स में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिग्निफाइड सेल वॉल वेसल्स में मिलेगा, सीव ट्यूब में इतना ज़्यादा लिग्निफिकेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको हम नहीं टिक करेंगे। प्रोटोप्लाज्म, सीव ट्यूब सेल में अपना प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है लेकिन कंपेनियन सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। ई न्यूक्लिएट कंडीशन, हाँ बेटा, वेसल और सीव ट्यूब दोनों क्या होंगे, ई न्यूक्लिएटेड। 3 इज करेक्ट आंसर।
पी प्रोटीन आपको वेसल सीव ट्यूब में होगा, वेसल्स में नहीं होगा। ठीक है, 150 देखेंगे। द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज, यंगेस्ट लेयर यानी कि जो सबसे बाद में बना है, जो सबसे बाद में बना होगा कहाँ होगा, कैम्बियम के जस्ट अंदर। ठीक है, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। प्लांट में किधर होगा, टुवर्ड्स द पेरीफेरी, बाहर की तरफ। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर अगर हम स्टील को देख रहे हैं, सपोज करो ये आपका स्टील है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, पिथमल एरिया, तो जो सबसे बाद में आपका जाइलम बना होगा, सेकेंडरी जाइलम, वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, SX सेकेंडरी जाइलम। ये क्या होगा, लेटेस्ट, जो सबसे बाद में बना है। और जो सबसे पहले बना होगा सेकेंडरी जाइलम, ये आपका प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, जो ये है वो क्या होगा, ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जो लेटेस्ट सेकेंडरी जाइलम है वो सबसे बाहर होगा, और जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम है वो सबसे अंदर होगा। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, यहां पर। ठीक है, चलो 151 देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न इज, अब कॉर्न का एग्जाम्पल कौन है, कोलोकेसिया बेटा। जिंजर इज राइजोइड, सॉरी राइजोम, अनियन इज बल्ब, पोटैटो इज ट्यूबर, कोलोकेसिया इज कॉर्न। तो ऑप्शन 2 लगा देंगे। 152 देखेंगे। 152 ओवरी ऑफ प्लम, रोज एंड पीच आर, देखो बेटा ये पेरीगाइनस फ्लावर है। ठीक है, इसमें जो ओवरी होती है वो क्या होगी, हाफ इंफीरियर, ऑप्शन 3। 153 देखेंगे, यहाँ पर एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इट कैन नॉट डिपिक्ट, तो ये किसको डिपिक्ट नहीं कर सकता है। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल फॉर्मूला आपका सोलानेसी का है। किस फैमिली का है, सोलानेसी। ठीक है, और सोलानेसी में हम लोग एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, एक्टिनोमॉर्फिक भी होगा, इपीपेटलस एंड पॉलीएंड्रस स्टामेन भी होगा, ये सब सही है। लेकिन ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये आपको प्लासेंटेशन को शो नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये एक्साइल प्लासेंटेशन को कभी भी डिपिक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए हम आंसर नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो प्लासेंटेशन को नहीं दिखाता, लेकिन डायग्राम प्लासेंटेशन को डिनोट करता है, ये बात याद रखेंगे। 154 देखेंगे। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज अटैच्ड विथ SER with the help of, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी नॉट SER, RER, हाँ जी, RER with the help of, किसके हेल्प से, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है राइबोफोरीन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सपोज कीजिए कि दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहाँ पे प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड राइबोफोरीन, राइबोफोरीन। और इस राइबोफोरीन से कौन बाइंड करता है, आपका लार्जर सब यूनिट ऑफ, यानी कि यहां पे कौन बाइंड करेगा, 60S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे आपका 60S राइबोसोमल सब यूनिट यानी कि लार्जर सब यूनिट बाउंड होता है थ्रू अ प्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरीन। अगर राइबोफोरीन नहीं रहेगा तो राइबोसोम ER पे बाइंड नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि RER के मेम्ब्रेन पर, RER के ऊपर क्या होगा, राइबोफोरीन प्रेजेंट होगा, और SER में राइबोफोरीन क्या होगा, एब्सेंट होगा, समझ में आ रहा है। तो RER से SER कैसे बनता है, अगर राइबोफोरीन धीरे धीरे डिग्रेड हो जाए तो RER किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SER में। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 155 देखिए, अगेन NCERT का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज दिया हुआ है, ABC लेबलिंग करनी है आपको। ए क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
बी क्या है, बी इज योर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM। सो ऑप्शन 1 लगाएंगे। 156 देखेंगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीजेस। हाँ बेटा, जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज सॉरी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीजेस। ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हाँ जी, क्योंकि सेल ग्रोथ होगा तो आपका साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस, करेक्ट है, सेम ही चीज़ है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ सेल सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ देखिए, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस। देखिए बेटा, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो है, दिस रेशियो इंक्रीज नहीं करता है बल्कि डिक्रीज करता है। क्या करेगा, डिक्रीजेस। और इसी को मेंटेन रखने के लिए द सेल विल डिवाइड सो दैट फिर से ये जो रेशियो है वो इंक्रीज कर सके। समझ में आ रहा है? सेल जब तक छोटा रहेगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अधिक होगा। जैसे जैसे सेल साइज में बड़ा होगा हम देखेंगे कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। 157 देखेंगे, मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स occurs towards opposite poles of the cell in प्रोफेज। ठीक है बेटा, याद रखेंगे कि सेंट्रियोल का डिवीजन एस फेज में होता है लेकिन माइग्रेशन टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल कब होगा, इन दी प्रोफेज। 158 देखेंगे, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो स्टेज विद देयर रेस्पेक्टिव इवेंट। और ये जो इमेज है वो किसका बेटा, एनाफेज 1 का है। यहाँ पर जो होमोलोगस पेयर हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 159 कॉलम आपको मैच करना है, ठीक है। हेक्सोज किसके साथ होगा, फ्रक्टोज के साथ, डाइसैकेराइड लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड स्टार्च एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड हेपारिन, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 160 देखिए, यहाँ पर अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ज्विटर आयनिक फॉर्म है। ज्विटर आयन हम किसको बोलते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ज्विटर आयन कौन है, ऑप्शन नंबर 3। एक तरफ देखिए अमोनियम आयन है, दूसरी तरफ आपका CO माइनस यानी कि अनायनिक ग्रुप है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है ऑन द सेम मॉलिक्यूल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन, ठीक है, ओके। अगर सिर्फ पॉजिटिव आयन होगा तो कटायन हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव आयन है तो अनायन हो जाएगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तब ये क्या हो जाता है, ज्विटर आयन, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स का ये एक प्रॉपर्टी है कि अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर वो किस फॉर्म में रहते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 161 देखेंगे, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ फोलेट या फॉलिक एसिड सिंथेटिक एंजाइम एज। देखिए बेटा, फॉलिक एसिड का सिंथेसिस जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सल्फा ड्रग, ओके। फॉलिक एसिड सिंथेसिस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होगा, सल्फा ड्रग। और इसीलिए सल्फा ड्रग को एज एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस इज सल्फा ड्रग, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओके। 162 देखेंगे, मोस्ट ऑफ कोएंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। कोएंजाइम्स किसके बने होते हैं, दे आर मेनली मेड अप ऑफ विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी जो है चाहे वो राइबोफ्लोरिन हो, चाहे वो नियासिन हो, या फिर साइनोकोबालामीन हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड हो, ये सब के सब क्या होते हैं, दे एक्ट एज कोएंजाइम्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, विटामिन बी होते हैं, ओके। B1 से लेकर के B12 तक जो भी ये विटामिन है ये मोस्टली कैसे काम करेंगे, कोएंजाइम्स की तरह।
एंड इसीलिए विटामिन्स आर सो मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर बॉडी ग्रोथ एंड प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। वो खुद एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम में एज अ को एंजाइम फंक्शन करते हैं। इनके बिना जो मेटाबॉलिज्म है, जो एंजाइम एक्टिविटी है, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 163 देखेंगे, a cell placed in hypertonic solution is plasmolized. The space between the cell wall and plasmolized content is filled with। देखिए बेटा, ये जो स्पेस है ये उसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। बात समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट सेल है, दिस इज दी सेल वॉल, ओके, और इसको मैंने हाइपोटोनिक सेल में रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका प्लाज्मोलिसिस हो गया। तो ये अब आपका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। दिस इज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये क्या है, दिस इज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये प्लाज्मोलिसिस कब हुआ है, जब मैंने इसको रखा है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से वाटर क्या होता, यहां से बाहर निकला था, एक्सोऑस्मोसिस हुआ था। क्या हुआ था, एक्सोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गया था, प्लाज्मोलिसिस हो गया था। ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, यहां पर भी क्या भरेगा आपका, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी क्या भर गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यही वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 164 देखेंगे, द इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड डालेंगे, इंटरपोलर इलोंगेशन होगा और उसकी वजह से जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है वो भी क्या हो जाएगा, टॉल। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फिनोटिपिकली ही टॉल होगा, जीनोटिपिकली अभी भी क्या होगा, ड्वार्फ। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे, Ga3, जिब्रेलिक एसिड 3, जो कि सबसे कॉमन जिब्रेलिन है। 165 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है, नॉन साइक्लिक ईटीएस कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। नॉन साइक्लिक ईटीएस कहाँ होता है, स्ट्रोमल लैमेलिन में, स्ट्रोमा में। सॉरी, एक मिनट, पार्डन। नॉन साइक्लिक ईटीएस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात करेंगे PS1 PS2 दोनों की, और ये कहाँ होगा, सिर्फ ग्रैनुल थैलेक्वाइड में, नॉट स्ट्रोमा, इन ग्रैनुल थैलेक्वाइड। ओके, क्योंकि जो आपका PS2 होता है वो सिर्फ कहाँ होगा, एपरेस्ट रीजन ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और PS1 कहाँ होता है, नॉन एपरेस्ट में। और नॉन साइक्लिक ईटीएस होने के लिए आपको PS1 PS2 दोनों चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ रन करेगा, इन दी ग्रैनुल थैलेक्वाइड या ग्रैनुल थैलेक्वाइड। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन साइक्लिक ईटीएस को किसके साथ मैच करेंगे, B। साइक्लिक ईटीएस ग्रैना एंड स्ट्रोमल थैलेक्वाइड दोनों में होगा। ठीक है, तो A लगाएंगे। केमियोस्मोटिक थ्योरी, केमियोस्मोटिक थ्योरी इज फॉर ATP सिंथेसिस, D लगाएंगे। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, C लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। 166 देखेंगे, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज, सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। याद रखेंगे रूबिस्को, क्योंकि सबसे अधिक प्लांट्स हैं और प्लांट में सबसे एबंडेंट प्रोटीन इज रूबिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 167, ग्लाइकोलिसिस इज अ चेन ऑफ 10 reactions which occur in the cytoplasm of the cell, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 168, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। प्रोटॉन चैनल ऑफ ऑक्सीजोम या कॉम्प्लेक्स 5 या ATP सिंथेज इज F0। देखो बेटा, जो ऑक्सीजोम है उसी को हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं या ATP सिंथेज भी बोलते हैं, सिंथेटेज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके दो पार्ट हैं, F0 एंड F1। F0 इज द प्रोटॉन चैनल एंड F1 जो होता है वो आपका ATPase प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ATP सिंथेटेज प्रॉपर्टी। तो प्रोटॉन चैनल कौन है, F0। सेकंड देखेंगे, मेटाबॉलिक वाटर
is water produced in terminal oxidation or production in respiration? Yes बेटा, because ये मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर. करेक्ट है. कोएंजाइम Q accepts electron from NADH dehydrogenase complex 1 and also can accept electron from FADH2 या succinate Q reductase या complex 2. बिल्कुल सही है. हाँ जी, ये क्विनॉल साइकिल है और जो क्विनॉन है ये कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 दोनों में से किसी से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर की तरह काम करता है और ये H+ को पंप करेगा. ठीक है, चलिए फोर्थ देखेंगे. साइटोक्रोम C is a small protein attached to the outer surface of inner mitochondrial membrane and acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, coenzyme Q and cytochrome C are the mobile carriers. ठीक है, चलिए 5 देखेंगे. complex 4 refer to as cytochrome C oxidase जो किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम A, A3 एंड 2 कॉपर एटम A एंड कॉपर एटम B. ये भी बिल्कुल सही है. तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे सही हैं. ऑप्शन 1 लगाएंगे, ऑल आर करेक्ट. 169 देखेंगे. प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. यस बेटा, करता है. प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर्ड लीव्स. ओके. इंड्यूस पार्थेनोकार्प इन टोमेटोज. ये सब किसके बारे में बात हो रही है बेटा, ऑक्सीन के बारे में. ठीक है. प्रमोट्स द इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर ऑफ फ्लावरिंग. नहीं बेटा, ये तो जिब्रालिन का काम है, ऑक्सीन का नहीं. सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन आकर. यस बेटा, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. ठीक है, दे आर रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन. तो यहाँ पर ऑक्सीन की सिंथेसिस होती है. करेक्ट है ये. सो हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम अबव आर इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन? A, B, C एंड E. जो D है उसको छोड़ करके बाकी सब ऑक्सीन का फंक्शन है. तो आंसर लगाएंगे 4. ओके. 170 देखेंगे बेटा. विच ऑफ द कैरेक्टर इज चेंज्ड विद ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड जब चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा बेटा. जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज. और टेम्परेचर जब चेंज होगा तो वेजिटेशन भी डिक्रीज होगा. ठीक है, वेजिटेशन का टाइप भी चेंज होगा, यानी कि स्पीसीज कंपोजिशन भी चेंज होगा और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो सब के सब चेंज होंगे. ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे. 171. The open ocean and tropical rainforest are the largest contributors of Earth's net primary productivity because. हाँ जी, क्यों है देखो. बोथ हैव हाई रेट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नहीं बेटा, ओशियन का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट लो होता है, फॉरेस्ट का हाई होता है. बोथ कवर ह्यूज सरफेसेस ऑफ अर्थ. अब बेटा ह्यूज सरफेस तो ओशियन कवर करता है, लैंड तो कम ही है, 70% वाटर है. न्यूट्रिएंट साइकिल्स फास्टेस्ट इन दीज टू इकोसिस्टम. नहीं बेटा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेट ऑफ रिसाइकलिंग इज फास्ट, but ocean में it is slow. The ocean covers a huge surface area and the tropical rainforest has high rate of productivity. और इसीलिए ये दोनों क्या है, major contributor of net primary productivity. ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे. ठीक है, अब समझिए कि क्वेश्चन क्या आपको सिखा रहा है. जो ओशियन है उसका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इज पुअर. हाँ जी, द रेट इज स्लो. Okay, rate of nutrient recycling is also less. Still, जो ओशियन है वो सबसे लार्ज सरफेस एरिया कवर कर रहा है, इसीलिए ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है. Whereas जो रेन फॉरेस्ट है दे कवर वेरी लेस एरिया, लेकिन द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई. प्लस रेट ऑफ आपका डिग्रेडेशन या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज हाई. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है वो अधिक है. तो कम एरिया है, प्रोडक्टिविटी अधिक है, इसके लिए कंट्रीब्यूशन अधिक है. ओशियन प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए भी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इनका भी क्या है, बहुत हाई है. ठीक है, ऑप्शन 4 लगाएंगे. 172. About 71% of total global carbon is found in oceans dissolved in the water. ठीक है, so option 3. 173. Which of the following forest is called as lung of planet?
अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट अराउंड 20% ऑफ ओवरऑल एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन। ठीक है, 174 देखेंगे। यहाँ पे आपको कॉलम मैच करना है, 2 कॉलम दिए हुए हैं। IUCN आपका रेड डेटा बुक को प्रोवाइड करता है। तो थर्ड WWF अकॉर्डिंग टू दिस जायंट पांडा, इसका लोगो है तो जायंट पांडा करेंगे। BNHS को हम मैच करेंगे हॉर्नबिल के साथ, नेशनल बर्ड है। NMNH राइनो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 175 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग लाइफ फॉर्म। NCERT का बेटा बिल्कुल लाइन है, करेक्ट है ये। मैंगो बिलोंग्स टू क्लास डाइकोटिलिडनी, करेक्ट है। वीट बिलोंग्स टू ऑर्डर पोएसी, नहीं बेटा ऑर्डर पोएसी नहीं है, ऑर्डर पोएल्स है, फैमिली होता है पोएसी। हाँ जी, वीट जो है वो पोएल्स फैमिली में पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। NBRI एट लखनऊ, ये भी करेक्ट है। तो 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 176 देखेंगे, विच वन इज नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो होता है, प्रोडक्टिविटी फंक्शनल एस्पेक्ट है, डिकम्पोजिशन भी फंक्शनल एस्पेक्ट है, स्ट्रैटिफिकेशन इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 4 लगाएंगे। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकली वीकेस्ट। जो टॉप लेवल पे होगा वो इकोनॉमिकली वीकेस्ट होगा। ठीक है, एंड इट इज लायन, ऑप्शन 1। 178 लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल the mammals from colder climate have shorter ear and shorter limbs। जो extremities होंगे वो छोटे होंगे। ये किसका रूल है? एलन रूल। इसी जैसा एक और रूल है कॉल्ड बर्गमैन रूल। बर्गमैन रूल क्या बोलता है बेटा? कि जो बॉडी वॉल्यूम होगा कोल्डर एनिमल्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वार्मर एनिमल्स। ये बर्गमैन रूल है। एलन रूल क्या है? कि जो एक्सट्रीमिटीज होंगे यानी कि लिम्स, ईयर्स, ये सब क्या होंगे? छोटे होंगे। किनके? कोल्डर एनिमल के। किसके कंपैरिजन में? वार्मर क्लाइमेट एनिमल्स से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 179 देखेंगे। एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन है? ऑप्शन नंबर 3। सी क्या है? एक्सपोनेंशियल फेज, और ई क्या है? एसिम्पटोट। अब देख लो इसमें करेक्ट क्या है वो भी दिखते हैं। ए जो है वो लैग फेज है। बी में हम देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सी एक्सपोनेंशियल फेज होगा मैक्सिमम। डी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और ई में जाकर के फ्लैट लाइन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टू द एक्स एक्सिस, यानी कि ये एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 180 यहाँ पे एक एज पिरामिड दिया हुआ है और बता रहा है कि ये किस तरह का पॉपुलेशन है, आपको प्रेडिक्ट करना है। सी यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है उनका नंबर रिप्रोडक्टिव ग्रुप से अधिक है, यानी कि ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। इट इज अपराइट पिरामिड, ये क्या होगा? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। 180 का सेकंड लगाएंगे। ओके, सो स्कॉलर्स, दीज वर योर 90 क्वेश्चंस ऑफ मेजर टेस्ट 12। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। तो इसी तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। फ्यू डेज आर लेफ्ट, सो पूरी फुल पोटेंशियल लगा दीजिए अपनी, एंड all the best. Keep studying, keep learning. Thank you.